हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से करोगे। आज आपका 24 फरवरी का हिंदी का पहला पेपर था और जिन जिन बच्चों का 801 बीएफ है वो इसको मिला लेंगे। ये आपका आंसर की है। मैं बता देता हूँ कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। आप इस पेपर को देख लीजिए, ठीक है। मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको करा दे रहा हूँ ताकि आप मिला सके कि आप कितना सही करके आए हैं। जिन बच्चों का 801 बीएफ है, ये वाला आपका सेट कोड है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि मैं इसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर का करके आया है, ठीक है। 901 है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको मिला होगा, जिसमें से कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में और ब में विभक्त होंगे, ठीक है। जिसमें खंड अ में आपको 20 बहुतल प्रश्न देखने को मिला होगा और उसको ओ मार्कशीट पर क्या करना होगा, चिन्हित करना होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप इस निर्देश को तो पढ़ ही लिए होंगे। बाकी हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पहले बताया था कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल जी या लल्लू लाल जी, ठीक है। तो जो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, मुंशी जो इंसा अल्लाह खां यही है, ठीक है। तो ये बच्ची, अगर इसको जो भी बच्चा इसको वो मार्कशीट पर चिन्हित किया होगा उसका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रानी केतकी कहानी का रचनाकार इंसा अल्लाह खां जी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कराया था इसको कि अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। मैंने इसको बहुत बार कराया था। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या रामचंद्र शुक्ल जी या राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। यहाँ पर आपके राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। तो जो आपके अजात शत्रु नाटक है, किसके रचनाकार कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जो बच्चा जयशंकर प्रसाद जी को लगा कराया होगा, बिल्कुल 1 नंबर उसका चढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के आलोचना आलोचना विधा की प्रमुख लेखक है, ठीक है ना। विधा के प्रमुख लेखक कौन है, मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने कराया था कि शुक्ल युग के जो जिनको महत्वपूर्ण आलोचक कार्य भी कहा जाता है, आलोचना विधा के प्रमुख कवि कौन है बाबू, लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी या रामचंद्र शुक्ल जी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है, वो रामचंद्र शुक्ल जी है, क्योंकि नाम में शुक्ल है। मैंने जब ये क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें बताया था शुक्ल नाम आ रहा है, तो शुक्ल युग मैंने बताया था, ठीक है। तो यदि आपको याद होगा तो आप इसको सही करके आए होंगे, ठीक है। जो बच्चा मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले, वो सभी क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। मैंने शुक्लोत्तर युग, रीति काल, शुक्ल युग सबका मैंने समय अवधि करा दिया था। आधुनिक काल, इन सबका मैंने क्या किया था, आपको समय अवधि करा दिया था। और बाकी उन चारों में से एक तो फंस ही गया है, ठीक है। तो शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है, 1900 से 1918 तक, या 1938 से 1947 तक, या 1947 से अब तक, या 1918 से 1929 तक, ठीक है। जो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा माना जाता है बाबू, वो 1938 से 1947 माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा ने बी आंसर किया है उसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसके आगे लिखा था कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय या उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क इधर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो अनंत आकाश के रचनाकार है कौन है बाबू, जयप्रकाश भारती जी है, ठीक है। जयप्रकाश अनंत आकाश के रचनाकार है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, मैंने बहुत बार इसको कराया है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है, रस पर आधारित ग्रंथ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा या नवीन उपमानों का प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है वो, रस पर आधारित ग्रंथ, क्या है, रस पर आधारित ग्रंथ है। पहला ऑप्शन क्या आपका सही है। तो जो बच्चा पहला किया होगा उसको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और कराया था मैंने, रीति काल की समय सीमा है। मैंने इन सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया था। रीति काल, आधुनिक काल, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, मैंने चारों कराया था। और चारों में ये 2 फंस गया है, एक ऊपर फंसा है और एक नीचे फंस गया है, ठीक है। तो 2 नंबर तो फंसा ही दिया मैंने बाकी मैंने बहुत क्वेश्चन, मेरा सब ऊपर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो रीति काल की समय सीमा, समय अवधि क्या बाबू, 1643 से 1656 तक, या 1643 से 1847 ईस्वी तक, या सन 1643 से 1943 ईस्वी तक, या 1643 से 1800 ईस्वी तक, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो रीति काल की समय सीमा है, और जो बच्चा मेरा वीडियो देखा होगा
उसको पता होगा कि जो रीतिकाल की समय सीमा है वो 1643 से 1843 से, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो थोड़ा टिक गया होगा, मैंने इस पर इंपोर्टेंट लिखा था और 2025 का आउट क्वेश्चन में लिखा था इस क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा मीरा कही जाती है, ठीक ना। तो आपने अपने ही बुक में पढ़ा होगा कि जो आधुनिक युग की मीरा किसे कहता है, मीराबाई को बिल्कुल नहीं, सुभद्रा को मुचीवान को बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल। महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा जो है उनको आधुनिक काल मतलब आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को। ठीक है, जब आपने अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको मिल जाएगा। इनको इनके जीवन परिचय में बहुत बार बताते हैं कि इनको क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा को। फिर अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैंने इसको भी करा दिया था। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है, परिवर्तन, भारत भारती, नीरजा या कामायनी। ठीक है, तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो क्या है, भारत और भारती। म से मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, अब भ से भारत, ठीक ना। तो म और भ में मैंने समझ बताया था कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है, भारत और भारती, इनकी प्रमुख रचना है, इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि है बाबू, तार सप्तक के बिल्कुल नहीं, तार सप्तक के जो संपादक उसको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कराया था कि अज्ञे जी है। पहला आपसे इस तरह गलती हो जाएगा, दूसरा सप्तक है या तीसरा सप्तक है या चौथा सप्तक है। ठीक है, टोटल आपके 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। टोटल कितने सप्तक प्रकाशित हुए बाबू, 4 सप्तक आपको प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि केदारनाथ सिंह जो है वो किस सप्तक के कवि हैं। तो जो अज्ञे जी ने है उनको उनको क्या बताया, तीसरा सप्तक का कवि बताया था। ठीक है, तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक क्या है, कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी, पीड़ा थी, देखिए यहाँ पर पीड़ा शब्द आ गया ना, तो मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में रस क्या है, आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको वीर रस, आपको साहस का अनुभूति हुआ होगा, बिल्कुल नहीं सर। क्या आपको करुण रस की अनुभूति हुई, बिल्कुल नहीं सर। हास्य रस की या शांत रस की। ठीक है, तो इसको जब आप पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें आंसू आ रहा है, पीड़ा आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो किसे करुण, करुण रस का क्या है, एक क्या है आपका पंक्ति है। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, करुणा से, तो बिल्कुल पहला सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे इस प्रश्न पर तो आप 1 नंबर आसानी से लेकर चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूपक अलंकार होता है, देखिए परिभाषा आ गया है। रूपक अलंकार अलंकार का परिभाषा पूछ गया है कि रूपक अलंकार होता है उपमेय, उपमेय में सॉरी उपमेय उपमान की समानता में, या उपमेय उपमान के अभेद में, या उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, या उपमेय से उपमान की हीनता में। ठीक है, तो रूपक अलंकार होता है वो क्या होता है, उपमेय में उपमान की समानता से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका रूपक अलंकार परिभाषा है। तो जो बच्चा रूपक अलंकार अच्छा से पढ़ा होगा इसको कर ले जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं, दोहा, रोला, चौपाई या बैरव। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या था, रोला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर की जगह परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने बताया था कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द से पहले जुड़ते हैं। तो परिपूर्ण में कौन पहले जुड़ा है, पूर्ण में पूर्ण क्या पहले कौन लगा है, परि लगा है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल गलत। दूसरा क्या है इस तरह, तीसरा इसी तरह गलत, चौथा भी इस तरह गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए परिपूर्ण में परि क्या जुड़ा, पहले जुड़ा है, तो क्या होगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसको कराया था। मैं बताया था कि जहां भी आपको दो शब्दों की मिल योजक चिन्ह मिल जाए, क्या मिल जाए, योजक चिन्ह मिल जाए, वहां पर कौन समास बताया था। जो बच्चा मेरा वीडियो देखा होगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला इसको कर ले जाएगा। ठीक है, अव्ययभावी समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। ठीक है, तो माता पिता में कौन सा समास है बाबू, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जहां भी आपको दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिल जाएगा बाबू वहां पर द्वंद्व समास होगा ही होगा। मैंने बहुत बार कराया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है धीरज शब्द का तत्समक रूप कौन सा है, धीरज, धीरज शब्द का तत्समक रूप पूछा है, धैर्य, धारण, शांति या सहन करना। ठीक है, तो जो आपका धीरज शब्द का तत्समक रूप क्या है, धैर्य, क्या है, धैर्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। आपको बताना है कि तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है, द्वितीय या एक वचन, चतुर्थी एक वचन, या षष्ठी एक वचन, या प्रथमा एक वचन।
ठीक है। जो तस्य शब्द है इसमें विभक्ति और वचन क्या है, चतुर्थी और एक वचन, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो, मैंने बार बार इस क्वेश्चन कराया था, बार बार कराया था बाबू, क्रिया की प्रधानता हो वह वाक्य कहलाता है, वह वाच्य कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्मवाच, कृतवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। तो जहां भी आपको क्रिया की प्रधानता वहां पर कृतवाच्य होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको चिल्ला चिल्ला कर बोला बाबू की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकारी शब्द, विकारी पद जिसको हम शब्द बोलते हैं, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या 6, ठीक है। तो जो विकारी आपका पद होता है, चाहे अविकारी पद होता है, कितने, इसे कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, मतलब बताना कि जातिवाचक जो है कौन सा संज्ञा है, इसमें बताना है कि जातिवाचक जो संज्ञा, इसका उदाहरण इसमें बताना है, ठीक है। शिक्षक, दरबार, अंधेरा या कोमल, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन में क्या आते हैं, कॉमन नाउन में कौन होता है आपका, शिक्षक है, टीचर, क्योंकि टीचर क्या होता है, स्त्री का बोध भी होता है और पुरुष का, मतलब दोनों इसमें आते हैं, स्त्री भी आते हैं पुरुष भी आते हैं, ठीक है। तो शिक्षक का आ जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, अब हम लोग यहाँ से आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया होगा, बाकी आपने 20 में कितना सही किया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं खंड ब में, जिसमें आपको 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था। तो आपको आपने मैंने आपको बताया था कि जो भी गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वो मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी आपको पता करना है कि किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। आपको पाठ का नाम और क्या होना पता होना चाहिए, इसके लेखक, ठीक है। तो देखिए इसे जब पढ़ेंगे तो यहाँ ममता शब्द आ गया, तो यहाँ पर जब ममता शब्द आ गया तो ये सब पकड़ लें कि ममता चैप्टर से, और इसके लेखक कौन है बाबू, ममता चैप्टर के लेखक कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो ऊपरी गद्यांश का संदर्भ लिखा होगा अपने, 2 नंबर का ये होगा। फिर ममता किस उपासना का पालन किया, ये भी लिखा होगा, रेखांकित ब्याह करना था तो ये भी लिखा होगा अपने, ठीक है। तो आपके ममता चैप्टर है, ममता चैप्टर के जो आपके कवि हैं, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। इस जयशंकर प्रसाद जी ने ममता क्या लिखा था, ममता चैप्टर को लिखा था। तो अब यदि आपने मेहनत किया होगा तो आप इसको पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको अब हम आगे क्वेश्चन दिखा देते हैं, बता भी देते हैं, ठीक है। आप आगे भी देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर। बाकी मैंने मेवाड़ मुकुट बताया था, जिस जिला में आपका मेवाड़ मुकुट चलता है उसको कर लिया होगा, ठीक है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चतुर्शक दौलत का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या मेवाड़ मुकुट किस पात्र को आपको देश प्रेम के लिए प्रेरित किया है उसके चरित्र लिखिए, मतलब आपको महाराणा प्रताप के चरित्र का किसमें वर्णन करना था मेवाड़ मुकुट में। जिस जिला मेवाड़ मुकुट चला था मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये करके ही जाना है, ठीक है। बाकी आपको मैंने आपको जीवन परिचय बताया था कि जीवन परिचय में आपको रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कर लेना है, यही एक याद करने को मैंने बताया था। मैंने 40 मिनट का एक वीडियो बनाया था, 50 मिनट का, उसमें मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल का बस एक ही जीवन परिचय बताया था, रामचंद्र शुक्ल का, वो लड़ गया है। फिर मैंने बताया था सूरदास का, और ये भी लड़ गया, देखिए दोनों मैंने लड़ा दिया, मात्र एक एक कराकर दोनों लड़ा दिया है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमने श्लोक लिखिए, श्लोक मैंने बताया था, श्लोक आपको कैसे लिखना मैंने एक ही श्लोक बताया था, यदि आपने उसको कर लिया होगा तो आप इसको अच्छे से कर ले होंगे, ठीक है। अब भाई धार्मिक और ऐतिहासिक इसको कर लेना था, मित्र पत्र लिखना था, ये मैंने कराया था, ठीक है। बाकी इन चारों प्रश्नों का उत्तर देना था, किसी 2 का उत्तर देना था, ठीक है। बाकी आपका निबंध था, तो निबंध में मैंने 1-2 कराया था, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। तो यदि आपने अच्छा से किया होगा तो सभी पेपर एकदम आसानी से कर ले होंगे। बाकी आपने कितना स्कोर किया हिंदी में, आप कमेंट बॉक्स में बता देना बाबू,